आहा! एक बड़े से कारखाने में 28 साल की लड़की जिसको पैरों हाथों में जंजीर से बांधकर हवा में लटका रखा था, उसकी आंखों पर काली पट्टी थी जिससे खून निकलकर नीचे गिर रहा था। वो दर्द से तड़प रही थी। कारखाने का बड़ा सा गेट खुला और कुछ कदमों की आवाज धीरे धीरे उस लड़की की तरफ बढ़ता जा रहे हैं। लड़की दर्द से तड़प रही थी। उसके शरीर पर ऐसा कोई हिस्सा नहीं था जिस पर चोट के निशान न हो। उसके कपड़े फटे हुए थे। उसके फटे कपड़े से शरीर पर बने दांतों के काटने का निशान साफ दिख रहे थे। उसके कंधे और गर्दन पर दांतों के निशान से साफ पता चल रहा था उस लड़की के साथ किसी ने रेप किया था, एक नहीं कई लोगों ने। इसे नीचे उतरो, एक रोबीली और बहुत ही गंभीर आवाज उस कारखाने में गूंज उठी। 2 लोगों ने उसे नीचे उतारा। उसमें से एक ने पानी डालकर उस लड़की को होश में लाने लगा। लड़की धीरे धीरे होश में आने लगी। क्या हाल है मेरी बहना? उसके पास एक तंज भरी आवाज उसे सुनाई दी। भाई, भाई, मुझे बचा लो। भाई, मुझे पता था मुझे बचाने आओगे। मेरे साथ क्या किया है? मुझे दिख नहीं रहा है। वो जमीन पर अपने हाथ फेरने लगी, बुरी तरह से डरी हुई और रो रही थी। तभी उसके हाथों पास किसी का पैर आया। उसने पैरों को पकड़ लिया। इस पकड़ में एक उम्मीद थी कि जिसका पैर पकड़े है वो उसे बचा लेगा। उम्मीद जल्दी ही टूट गई। वह अचानक ही दर्द से चीख पड़ी। उसने जिस इंसान से बड़ी उम्मीद से पैर पकड़ा था, उस इंसान ने उसको बालों से पकड़कर उसको घसीटते हुए कारखाने के बीच में ले जाने लगा। भाई, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ दो भाई। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और रहम की भीख मांगने लगी। उस आदमी ने उसके बालों से पकड़कर उसका सर ऊपर किया। तुम्हारे साथ जो हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। तुम्हें तो इससे भी बुरी सजा मिलनी चाहिए जो तुमने किया है। तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आए? अपनी पिता अपनी बहन की जान लेते हुए उसके साथ घटिया हरकत करते हुए उस व्यक्ति की आवाज में बहुत ज्यादा ही नफरत थी। उसी के साथ खड़े 3 लोग उन दोनों को बिना कोई भाव के देख रहे थे। भाई, मैंने कुछ नहीं किया, यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने पिता और बहन के साथ कुछ भी नहीं किया। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे जाने दो। उनमें से एक व्यक्ति आगे आया। उसने अपनी कमर से बेल्ट निकाली और उसे बुरी तरह से मारने लगा। आज जो कुछ भी है तुम्हारी गलती वजह से है। हम लोग बैंक करप्ट हुए हैं। सिर्फ तुम्हारी वजह से आज हम लोग रोड के किनारे खड़े हैं। तुम्हारी वजह से, यह कहकर बेतहाशा बेल्ट से मारने लगा। बेल्टों की मार से उसे लड़की की हालत और बुरी होने लगी। जमीन पर खून की छींटें फैल रही थी। तभी पास खड़े लड़के ने हाथ उठाया। दूसरा लड़का मारते मारते थक गया था लेकिन उसकी आंखों में नफरत कम नहीं हुई। उसने गुस्से से अपनी बेल्ट एक तरफ जमीन पर फेंक दी। पहले वाला लड़का उसके नजदीक आया, जो कहने को उसका पति था। अपने घुटनों के बल बैठकर कहने लगा, अब भी झूठ बोल रही हो? उसकी आवाज सुनकर लड़की तड़प उठी। वो जमीन पर अपने हाथ मारते हुए कहने लगी, मैंने क्या गुनाह किया? मैंने सिर्फ आपसे शादी की। मैंने कुछ अपराध नहीं किया। मैं आपसे बहुत प्यार करती थी। इसके अलावा मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। आप लोग मुझे ऐसी सजा दे रहे हैं। तेज, आपको मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं हुआ। मैंने क्या क्या नहीं किया? आपने मेरे बच्चा को मार दिया। आपने मेरी आंख से निकाल ली। आपने मेरा रेप करवाया। तुम इसी लायक हो। मैं जिससे प्यार करता था तुमने उसे छीन लिया। तुमने जो किया उसके साथ ये तो कम है। उस लड़की के सांस धीमी होती जा रही थी। ये तेज प्रताप सिंह बेंगलुरु का सबसे बड़ा बिजनेसमैन, हद से ज्यादा हैंडसम और उतना ही ज्यादा जालिम। अगर वो किसी से दुश्मनी रख ले तो उसको जड़ से बर्बाद कर देता है। और उसके 3 सगे भाई जिन्होंने कभी उसे प्यार नहीं किया, उन्होंने अपनी सगी बहन कभी नहीं माना। शिव सौतेली बहन के उस लड़की के सांसें बहुत धीमी धीमी चल रही थी। तभी तीसरा लड़का आगे आते हुए कहा और उसे जबरदस्ती जमीन से बिठा दिया। गर्दन को अपने हाथों में पकड़कर कहने लगा, तुमने मेरी स्नेहा के साथ जो किया उसको मैं कभी नहीं भूलूंगा। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी लाश को कुत्ते और बिल्लियों को खिलाऊंगा। तुमने जो मेरी स्नेहा के साथ किया उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। पैसों के लिए तुमने उसे बार में बेच दिया। वो पागल हो गई। आज वो पागल खाने में है। वो वहां रहकर अपने आखिरी दिन गिन रही है। उस लड़की ने बड़ी मुश्किल से कहा,
मैंने किसी के साथ कुछ भी नहीं किया। उसके छोटे भाई ने उसके सीने में गोली मार दी। वह जमीन पर गिर गई। उसकी सांसें उसके शरीर को छोड़ रही, आपके शरीर से प्राण निकल रहे थे। वह पहले ही अंधी हो चुकी थी। अच्छा था उसने जालिम की शक्ल नहीं देखी, जो अपने थे। फिर धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगी। वो बंद होती आंखों से उन चारों को अपने पास खड़ा महसूस कर रही थी। धीरे धीरे वो बुदबुदा रही थी। डॉट डॉट। तेज घुटनों के बल बैठ गया। तेज उसके चेहरे के पास अपनी कान ले गया, जो धीमे अल्फाज से कह रही थी, मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे तुम सबसे नफरत है। भगवान ने अगर मुझे मौका दिया तो मैं वापस आकर तुम लोग से जरूर बदला लूंगी। ये कहते हुए लड़की की जान उसके शरीर का साथ छोड़ गई। तेज अपने जगह से खड़ा हुआ। वही उसके तीनों भाई उसे नम आंखों से देख रहे थे। तभी कारखाने का दरवाजा खुला। कुछ लोग दौड़ते हुए अंदर आए और सामने के नज़ारा देखकर एक लड़का जो उनमें आगे था एकदम से चीख पड़ा, सर आपने ये क्या कर दिया? और उसने कुछ फाइलें उसके सामने कर दिया। ये फाइल और टैब देखे। उस लड़के की आवाज रुड़ रही थी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। तेज ने उसके हाथ से फाइल ली। तेज के हाथ से फाइल जमीन पर गिर गई और वह घुटनों के बल बैठ गया। वह घुटनों के बल चलते हुए लड़की के पास गया और उसे अपनी बाहों में लेकर जोरदार चीख मारकर रोने लगा। डॉट। एक लड़की मैदान में खड़ी थी। अचानक उसको जोर से झटका लगा। उसके माथे से पसीना निकल रहा था। उसके सांस तेज चल रही थी। उसका शरीर कांप रहा था। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोलकर देखा। उसको तेज रोशनी महसूस हुई और उसने अपने चारों तरफ देखा, जहां कॉलेज की लड़के लड़कियां मोबाइल ऑन किए हुए उसकी तरफ वीडियो बना रहे थे। चारों तरफ हूटिंग की आवाज थी। क्या मैं मरी नहीं हूँ? यह मैं कहाँ हूँ? उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। उसका एक हाथ अपने सर पर मारना चाहा तो उसे लगा उसके हाथों में कुछ है। उसके हाथों में बहुत बड़ा सा गुलाबों का गुलदस्ता था और दूसरे हाथ में एक बड़ा सा केक। वह हैरान होकर अपने दोनों हाथों को देख रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। क्या मैं जिंदा हूँ? क्या मैं मरी नहीं हूँ? उसने अपने चारों तरफ से लोगों को देखा। ये तो मेरा कॉलेज है। उसने अपने आप को देखा। ये तो मैं हूँ, 18 साल की। क्या मैं जीवित हो गई हूँ? मैं वापस में आ गई हूँ। क्या हुआ? इस तरह क्या देख रही हो? राधिका। उसे अपने पास एक आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा। उसकी सहेली ज़ैबा थी। वह उसे नम आंखों से देख रही थी। क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारा चेहरा इतना पिल क्यों पड़ा हुआ है? ज़ैबा को देखते ही उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने अचानक ज़ैबा को खींचकर कस के गले लगा लिया। हाँ, यही तो थी। उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। मुझे सांस नहीं आ रही है। अभी मुझे तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी शादी देखनी है। इतनी जल्दी नहीं मरना है। मुझे उसकी बात सुनकर राधिका आंखों में आंसू भरते हुए कहने लगी, तुम सही हो, तुम जिंदा हो। खुदा ना करे, मैं क्यों मारूं? तुम मुझे बद्दुआ दे रही हो। उसने अपनी कमर पर हाथ रखते हुए कहा। राधिका दुख और खुशी से मुस्कुरा उठी। तभी उसे ध्यान आया, वह तो कॉलेज में है। आज वह तेज को प्रपोज करने वाली थी। उसने चारों तरफ देखा, जहां उसकी कॉलेज की सारी लड़के लड़कियां तेज को प्रपोज का सीन देखने के लिए बेचैन थे। सभी के मोबाइल हाथ था। अगर सही मानो तो वह लोग राधिका की बेइज्जती कैसे होती है वह देखने के लिए ज्यादा उत्साहित थे। सभी को मालूम था कि राधिका जितना तेज के पीछे जाती है, तेज उतना ही ज्यादा राधिका से नफरत करता था। लेकिन वह भी उसकी दीवानी थी, पागल थी। उसके पीछे उसके लिए वह क्या क्या नहीं कर सकती थी। तभी उसे तेज की जुल्म याद आया। उसे वह कारखाना याद आया और अपनी मौत याद आई। उसके माथे से पसीना निकलने लगा। आंखों में दहशत थी। चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया। अरे देखो, तेज प्रताप सिंह की गाड़ियां आ रही है। तभी किसी लड़के ने चिल्ला कर कहा। आज वही दिन था जिस दिन उसने तेज को प्रपोज किया था और तेज ने बुरी तरह से पूरे कॉलेज के सामने बेइज्जत करके रख दिया था। वह सामने से आती हुई गाड़ियों को देख रही थी। तेज प्रताप सिंह जो बहुत ही जालिम था। जैसे जैसे गाड़ियां नजदीक आ रही थी, लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। राधिका की नज़र गाड़ी में बैठे तेज पर पड़ी। वह डर से कांप उठी। वह तेज आवाज में चिल्लाते हुए बुके और केक वहां फेंककर चिल्लाते हुए एक तरफ दौड़ पड़ी। सभी हैरान उसके देख रहे थे। वह इस तरह क्यों चीख रही है?
इधर राधिका लगातार चीखते हुए भाग रही थी, उसका शरीर मानो काम नहीं कर रहा था। वह भागती हुई कॉलेज के बाहर रोड पर आई, जल्द ही टैक्सी बैठकर अपने घर की तरफ चल पड़ी। वह टैक्सी से उतरकर बिना किसी को देखे हुए अपने कमरे में भागती हुई गई और अंदर से दरवाजा बंद करने लगी। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था, बदन में पसीने से भीगा था, उसकी धड़कनें 100 के स्पीड से दौड़ रही थी। उसने कमरे की दीवार की तरफ देखा, जहां शिवाय तेज के फोटो के कुछ नहीं था। यहाँ तक कि उसके बिस्तरों तकिया की उसकी फोटो थी, उसकी हर चीज़, हर एक छोटी छोटी चीज़, यहाँ तक उसकी फेंकी हुई सिगरेट भी उसने किसी शोकेस की तरह सजा रखा था। वो लड़खड़ाते कदमों से दीवार का सहारा लेकर उठी और जुनून अंदाज में एक एक फोटो, एक एक सामान रोते हुए उठा उठा कर फेंकने लगी। तुम सबसे नफरत है, बहुत नफरत। तुम सब ने मिलकर मेरे साथ जो किया है उसका अंजाम तुम लोग भुगतो गए। मैं वापस आई हूँ सिर्फ तुम लोगों को बर्बाद करने के लिए। ये कहते हुए बिस्तर पर गिर पड़ी, उसने आंख बंद कर ली। उसका चेहरा लाल हो रहा था, वह बुखार से तप रहा था। उसके कमरे का दरवाजा किसी ने खोला और धीमे कदमों से अंदर आकर उसके कमरे की लाइट जलाया। उसने राधिका को बिस्तर पर बेसुध पड़ा देखकर घबराकर उसके पास आए और सर पर हाथ रखा। वो बहुत तेज बुखार से तप रही थी, उसका चेहरा लाल हो रहा था, वह घबरा उठी। वो तेजी से कमरे से बाहर आई, वो घबराहट से इधर उधर देख रही थी। इस समय विला में कोई नहीं दिख रहा था, बस कुछ नौकर विला के अंदर काम कर रहे थे। तभी उसको अजय, राधिका का बीच का भाई, गाड़ी की चाबी घूमते हुए अपने कमरे की तरफ जाते हुए दिखाई दिया रहा। अजय बाबा, अजय बाबा। अजय को देखकर माई ने आवाज लगाई। उसकी आवाज पर अजय अपने कमरे में जाता हुआ रुक गया और सामने की तरफ देखा। क्या है माई, क्या कुछ काम है? 50 साल की उम्र की औरत थी जो राधिका की पैदाइश से पहले सी थी। उन्होंने ही राधिका को पाला था। शिवाय मई के राधिका को कोई प्यार नहीं करता था। राधिका बिटिया बहुत तेज बुखार से तप रही है, उसको अस्पताल ले जाना होगा, वह बहुत बीमार है, उसका चेहरा लाल हो रहा है। मई घबराहट से बोल रही थी। अजय लापरवाही से कहा, उसे कोई टैबलेट दे दो, उसे इतनी जल्दी से कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं, सच में बहुत तेज से बुखार है, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है, मैंने कहा कोई दवा दे दो। ये कहकर अजय अपने कमरे में चला गया। मई बेबस होकर अपने हाथ मसलने लगी। तभी उन्हें राधिका की सौतेली मां नजर आई। उम्मीद भरी नज़र से मई ने उनकी तरफ देखा। इम्पोर्टेंट नोटिस दोस्तों, यह नई स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप इसके आगे के पार्ट्स रोज़ाना सुनना चाहते हैं और साथ ही बाकी सभी कहानियों का मज़ा भी लेना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप के लिंक से अभी ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के बाद पिन्ड मैसेज ज़रूर चेक करें। हमारे टेलीग्राम स्टोरी चैनल पर लगभग 200 के आसपास स्टोरीज पहले से अपलोड हो चुकी हैं और रोज़ाना 8 से 10 नई स्टोरीज अपलोड की जाती हैं। तो देर मत कीजिए, अभी ज्वाइन करें और रोज़ ढेर सारी लेटेस्ट स्टोरीज का आनंद लें। थैंक यू गाइज। अपनी कहानी खुद लिखो। मैडम राधिका बिटिया को बहुत तेज बुखार है, उसे अस्पताल ले जाना पड़ेगा, माई ने डरते हुए कहा। उसका ड्रामा फिर शुरू हो गया है, ये लड़की चैन से जीने नहीं देगी, कुछ ना कुछ लगा रहता है, मेरे पर इतना समय नहीं है कि मैं फालतू इन चीज़ों में पड़ूं। ये कहते हुए अपनी कीमती साड़ी को संभालते हुए हाथ में गाड़ी की चाबी लिए हुए बाहर की तरफ चली गई। माई बेबसी से रो पड़ी। बूढ़ी औरत उसको किस तरह उसे अस्पताल लेकर जाती, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। क्या बात है माई, आप यहाँ क्या कर रही है? माई ने पीछे मुड़कर देखा। विजय, घर का सबसे बड़ा बेटा, अपने हाथ में फाइल लिए हुए तेजी से आ रहा था। माई को बीच लिविंग रूम में ऐसा खड़ा परेशान देखा तो उसके पास आते हुए पूछने लगा, विजय बाबा, राधिका बिटिया बहुत बीमार है, उसे अस्पताल ले जाना है, आप मदद करिए। वो सच में बहुत बीमार है, विजय ने फाइल बंद करते हुए कहा। उसका ड्रामा फिर शुरू हो गया। उसका नया तरीका है अपनी तरफ ध्यान खींचने का। नहीं बाबा, सच कह रही हूँ, वो सच में बहुत बीमार है, मुझे डर है उसे कुछ हो ना हो जाए, उसको अस्पताल ले जाना है। माई की आवाज में डर था। अच्छा है, कुछ हो जाए, मर जाए तो बता देना, क्रियाकर्म कर दिया जाएगा।
नहीं बाबा, इतने बेदर्द ना बनो, वह आपकी सगी बहन है, सबसे छोटी है। माई उसके शब्दों से कांप उठी। अल्पविराम। काश मेरी बहन नहीं होती, वह पैदा होती ही मर जाती तो यह मुसीबत हम लोग के साथ में ना रहती। ये कहते हुए विजय अपनी फाइल को लेकर वहां से निकल गया। माई आंखों से रो रही थी। वही सारे नौकर फिर खड़े हुए सब देख रहे थे, उनके चेहरे पर भी अफसोस दिख रहा था। इन सब से बेखबर वहां कोई और भी था। दीवार के सहारे खड़ी राधिका सभी की बातों को सुना। उसकी आंखें लाल हो रही थी, या बुखार से या गुस्से से, अभी कुछ पता नहीं चल रहा था। वह लड़खड़ाते हुए वापस अपने कमरे में आई और बिस्तर पर जाकर गिर पड़ी। बेहोशी चली गई। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी सांस उखड़ रही है। क्या फिर से मारने वाली है? और फिर उसका दिमाग अंधेरे में चला गया है। कमरे में एकदम से रोशनी, बहुत तेज रोशनी हुई। एक इंसानी काया जो रोशनी से बनी हुई थी और राधिका के बिस्तर के पास आकर बैठ गई। रोशनी की आकृति धीरे धीरे इंसान के रूप में बदल गई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने झुककर राधिका की माथे को चूमा। राधिका को अपने अंदर एक ठंडक महसूस हुई। माँ। राधिका के मुंह से दर्द भरी आवाज निकली। हाँ मेरी बच्ची, मुझे माफ करो, मैंने तुम्हें इतनी बड़ी दुनिया में अकेला छोड़ दिया। उसका माँ की आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसकी माँ ने धीरे से राधिका के हाथों को उठाया और अपने होठों से लगा लिया। बस बच्ची, सब कुछ अच्छा होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब तुम अपनी जिंदगी की कहानी खुद अपने हाथों से लिखो और हिम्मत ना छोड़ना। तुम्हें अपने लिए पर अपने लोगों के लिए जीना है। उसकी माँ ने एक बार फिर उसके माथे को चूमा और अपना हाथ उसकी आंखों पर रख दिया। उसके हाथ से रोशनी निकालकर राधिका की आंखों में समाती चली गई। उसकी माँ वहां से गायब थी। तभी दरवाजा खोलकर माए अंदर आई। वो रो रही थी। उनके हाथों में पानी की बोल और एक पट्टी थी। वह राधिका के बगल में बैठ गई। माए ने राधिका के माथे पर हाथ रख। राधिका पूरी तरह से ठीक थी। राधिका को छूकर उन्हें ऐसा लग रहा था कि राधिका को कभी बुखार था भी। माई आज बहुत ज्यादा दुखी थी। आज सबका जो राधिका के साथ व्यवहार था, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो लोग इतने जालिम हो सकते हैं। दो जादूगरनियां ने पूरी तरह से उन लोगों पर कब्जा जमा लिया था। उनकी चालबाजियां में घर के सारे मर्द फंसे हुए थे। अपनी सगी बहन को ही दुश्मन मान रहे थे। मालकिन, मुझे माफ करना, मैं राधा का बिटिया की देखभाल सही से नहीं कर पा रही हूँ, उसका साथ नहीं दे पा रही। यह कहकर माए आंसुओं से रोने लगी। राधिका ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसके सामने माई को देखा, जिनकी आंखों में आंसू और चिंता दोनों थी। वह बिस्तर पर उठकर बैठ गई। माई, चिंता ना करें, मैं ठीक हूँ। माई सर पर हाथ फेरते हुए आंखों में आंसू लिए हुए कहा। ऊपर वाला करे तुम ठीक रहो। अच्छा उठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। ये कहकर माई बाहर की तरफ निकलने लगी। तभी उनकी नज़र दीवार पर गई। ये दीवार इतनी खाली खाली क्यों लग रही है? तभी माई को ध्यान आया, यहाँ तो फोटो हुआ करती थी। हाँ, मैंने सब निकाल दिया। राधिका की आवाज में खालीपन था। क्यों बेटा, तुम तो उसे बहुत ज्यादा पसंद करती थी। माई हैरान होते हुए पूछा। नहीं माई, मैंने दिल से और इस दीवार से, दोनों से, अपनी जिंदगी से उस इंसान को निकाल फेंका है। यह क्या सच कह रही हो? माई ने जल्दी से राधिका के दोनों हाथ पकड़ लिया। तुमने बहुत अच्छा किया। तुम जानती हो तुम्हारी सौतेली बहन उसे पसंद करती है, वो उसका मंगेतर है। अच्छा हुआ कुछ होने से पहले ही तुम्हें समझ में आ गया। भाई बहुत ज्यादा ही खुश नजर आ रही थी। तुझे राधिका का देश के लिए दीवानापन से डर लगता था। वह जानती थी कि उसकी बहन और सौतेली माँ भी तेज जैसे लड़के को हाथ से निकलने नहीं देगी। वो पूरी चालबाजी करेगी राधिका को बदनाम करने की। अब राधिका तेज से खुद से दूर हो गई। लया सोचते हुए माई बाहर निकल गई। राधिका ने चारों तरफ कमरे को देखा। एक छोटा सा कमरा था जिसमें बाहर की तरफ एक खिड़की लगी हुई थी, एक अलमारी, एक बेड और एक पढ़ने वाली में टेबल। बहुत सालों से पेंट न होने की वजह से दीवारों का रंग भी उतर चुका था। फर्श में कहीं कहीं से उखड़ रही थी। पुराने पर्दे पड़े हुए थे और बिस्तर पर भी पुरानी चादर और तकिया थी। उसकी यही जिंदगी थी। उसने अपने अलमारी को खोला। उसमें सिवाय काले कपड़े और स्कर्ट और शर्ट के कुछ भी नहीं था। जब उसे पता चला कि तेज को काला रंग और शर्ट पहनने वाली लड़की पसंद है, तो उसने सब कुछ काले रंग में और शर्ट में बदल दिया। वह गहरी सांस लेकर अलमारी में कपड़े ढूंढने लगी।
उसके पास कुछ ज्यादा कपड़े नहीं थे। तभी उसकी नज़र ऊपर की अलमारी की तरह गई। उसने उठाकर देखा, एक गिफ्ट पैक था। यह माई की तरफ से उसकी दिवाली का तोहफा था जो आज तक उसने नहीं देखा। उसने उस पैकेट को खोला, उसमें गुलाबी रेशम की अनारकली का सूट था। इसका बड़ा सा दुपट्टा था जिस पर महीन रेशम का काम था। बेहद प्यार सूट था। इस मैचिंग की सैंडल और बिंदी और मेकअप का सामान था। राधिका सामान को हाथ में लेकर मुस्कुरा दी और जल्दी नहाने को चली गई। वहां से लौटी जैसे शीशे सामने खड़ी हुई तो वह खुद से भी डर गई। इतना गहरा मेकअप की नहाने के बाद भी पूरी तरह से नहीं निकला था। नाक के बीच में नोज रिंग। उसने अपने पेट को छुआ, उसे पर पीस ज्वेलरी लटकी हुई थी। आईब्रो पर भी रिंग पड़ी हुई थी। उसके आधे शरीर में तो सिर्फ आर्टिफिशियल टैटू से गुदा हुआ था। डार्क लिपस्टिक की वजह से उसके गुलाबी होंठ अपने रंगत खो चुके थे। उसने अपनी स्किन को छू कर देखा जो बहुत ही रफ हो रही थी। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने अपनी आंखों की तरफ देखा जहां लेंस लगा हुआ था। उसने खुद असली आंखों का रंग क्या है खुद काफी समय से नहीं देखा था। उसके हाथ मिरर पर कस गए। तेज प्रताप के लिए उसने क्या क्या नहीं किया। उसने अपने असली शख्सियत को खो दी। वो उसके प्यार में ऐसी दीवानी हुई कि उसने अपने आप को बर्बाद कर दिया। इसलिए धीरे से अपने पेट को छुआ। उसका बच्चा, हाँ उसका बच्चा दुनिया में आने से पहले ही जबरदस्ती अबॉर्शन कर दिया गया था। अपने पेट पकड़ कर रो पड़ी। बस बहुत हुआ। उसकी से आंखें लाल हो गई। उन सब का बदला लेना है मुझे। जो मैंने खोया है वह सब वापस लूंगी। जिसे मैं पाना चाहती हूँ मैं अपनी जिंदगी अपनी किस्मत खुद लिखूंगी। मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। शीशे के सामने खड़ी होकर अपने आप को देखा। वो कहीं से पहले वाली राधिका नहीं थी। पहले और अब में जमीन आसमान का फर्क था। राधिका ने अपनी आंखों के लेंस निकाला और मिरर में देखने लगी। गहरी नीली आंखें। उसने अपने शरीर के सारे ज्वेलरी निकाल फेंकी। अपने आर्टिफिशियल टैटू को भी रगड़ रगड़ कर साफ कर दिया। अपने शरीर मॉइस्चराइजर लगाकर करके अनारकली सूट पहना। बालों की लंबी ढीली चोटी, माथे पर बिंदिया, होठों पर हल्के से गुलाबी लिपस्टिक, पैरों में गुलाबी रंग की सैंडल जो उसके पैरों पर बहुत ही प्यारी लग रही थी। वो बहुत ही खूबसूरत लड़की है। लेकिन तेज की मोहब्बत में उसने अपने आप को बर्बाद कर दिया था। अब उसे अपनी जिंदगी खुद बनानी थी। वह तैयार होकर नीचे की तरफ जाने लगी। लाल धुआं तैयार होकर नीचे की तरफ जाने लगी। एक जगह जाकर वह रुक गई। सामने का मंजर बिल्कुल वैसा ही था जैसे पिछली जिंदगी में था। एक आदर्शवादी परिवार की तरह टेबल पर एक साथ बैठे हुए नाश्ता कर रहे थे। बस वही उस परिवार का हिस्सा नहीं थी। वही उसकी सौतेली बहन। सौतेली भी नहीं, वो तो सौतेली माँ की पहले पति की बेटी थी। उसने आते ही उनके घर पर उनके भाई पिता पर कब्जा जमा लिया था। उसने वह हर एक चीज छीन ली थी जो राधिका थी। इस जलन में राधिका बड़ी से बड़ी गलतियां करती चली गई। वो बहुत गुस्से वाली और चिड़चिड़ी हो गई। इसका फायदा उसकी बहन ने अच्छी बनाकर आदर्शवादी बेटी बनकर खूब उठाया। वह उसके हर साजिश में फंसती चली गई। उसकी यह चालें वह समझ नहीं पाए। उन दोनों ने मिलकर सब कुछ छीन लिया। अब और नहीं। वो खड़ी उन्हीं लोगों को देख रही थी जहां उसकी सौतेली बहन उसके पिता को नखरे दिखा रही थी। वह चुपचाप सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी उसकी सड़ील की आवाज पर। सबने पीछे मुड़कर देखा। वाओ ब्यूटीफुल उसके बीच वाले भाई के मुंह से अचानक निकल गया। वही उसके सौतेली बहन माँ भी हैरान होकर उसको देख रही थी। बाकी लोगों का भी वही हाल था। वह एकटक उसे देख रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि यह कौन है और उनके घर में क्या कर रही है। वही नौकर भी खड़े हुए हैरान होकर देख रहे थे। तभी अजय ने अपनी सौतेली बहन से कहा, जिसका नाम संजना था, क्या ये तुम्हारी फ्रेंड है? संजना में नामे गर्दन हिलाए। वह खुद भी जानना चाह रही थी ये कौन है। राधिका डाइनिंग टेबल पर आई और सबसे दूर सबसे आखिर वाली कुर्सी में चुपचाप कुर्सी खींचकर बैठ गई। सभी उसे हैरान होकर देख रहे थे। सभी की आंखों में प्रशंसा थी, सिवाय संजना और उसकी माँ के। संजना ने गुस्से से मुट्ठी बनी हुई थी। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि उनके भाइयों ने उस पर ध्यान न देकर किसी अनजान लड़की को देख रहे थे और उनके चेहरे पर उसके लिए एक नर्म भाव भी थे। तभी राधिका ने माई को आवाज दी, माई नाश्ता दे दो।
राधिका संजना के मुंह से निकली और वह अपनी जगह से खड़ी हो गई। सभी हैरत से राधिका को देख रहे थे। क्या सच में राधिका है? अजय ने विजय से पूछा। विजय कुछ नहीं बोला, बस उसे देख रहा था। संजना ने अपने अंदर की जलन को दबाते हुए कहा, राधिका तुम बहुत सुंदर दिख रही हो। हम लोग तो पहचान ही नहीं पाए तुम इतनी दूर क्यों बैठी हो, या हम लोग के नजदीक आकर बैठो। राधिका ने एक नज़र भी उठाकर उसकी तरफ नहीं देखा, बस चुपचाप वहां अपनी जगह पर बैठी रही। वही माई का खुशी का ठिकाना नहीं था। आज उसकी राधिका असल में राधिका बनी थी। वह जल्दी से उसे पराठा और चाय उसके सामने रखी। मैं जाते हुए उसके सर पर हाथ फेरा। राधिका मुस्कुराकर सर झुकाकर चाय और उसके साथ पराठा खाने लगे। जहां टेबल पर उसके सामने दुनिया भर के नाश्ते रखे थे, वही उसका नाश्ता हमेशा चाय और एक पराठा ही होता था। तुम सच में राधिका हो? इस बार उसके पिता अनुभव की आवाज उसे सुनाई दी। राधिका की आंखों में आंसू आ गए। क्या बात है, उसका सगा पिता ही अपनी बेटी को पहचानने के लिए उसे ही पूछ रहा है। संजना ने जब देखा कि अनुभव भी राधिका को देख रहे हैं, उसने फौरन कहा, राधिका आओ ना, हमारे पास बैठो, क्या तुम हमसे नाराज हो? अब उसने अपनी आवाज में जानबूझकर नमी ले आई। संजना की आवाज में नमी महसूस करके अनुभव गुस्से से भर उठे। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? सजना तुमसे कुछ कह रही है। राधिका ने उनकी बात सुनी और सुनकर अनसुना कर दिया। राधिका ने आंखें ठंडी हो रही थी। उसके दिल में उन लोगों के लिए कोई एहसास नहीं था। उसने सर उठाकर उनकी तरफ देखा, एक ठंडी नज़र उन सब पर डाली और फिर से नाश्ता करने लगी। रहने दे, डेड सिर्फ हुलिया बदला है, अंदर से वैसे ही गंदी है, उसके छोटे भाई रोहन ने कहा। आपने पहचाना नहीं सर, यह अपनी राधिका है। माँ इन सब बातों से अनजन किचन से आते हुए खुशी से कह रही थी। अल्पविराम। अनुभव ने धीरे से गर्दन को हिलाया और उसकी तरफ एक नज़र डाली जो सर झुकाए नाश्ता किया जा रही थी। राधिका ने जब अपने छोटे भाई का ताना सुना तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह पहले तरह उसे लड़ने नहीं लगी, बस चुपचाप रही। वह पहले की तरह गलती नहीं दोहराएगी। आज सब पर हैरत का पहाड़ टूट रहा था। पहले तो राधिका का बदला हुआ रूप और कहाँ अब उसकी यह चुप्पी। इधर संजना अचानक खड़ी हुई, तभी उसकी माँ ने जल्दी से उसके हाथ पकड़ लिया और इशारे से नम गर्दन हिलाने लगी। संजना की माँ ने उसे आंखों से इशारा किया। संजना नेहा में गर्दन हिलाए और उसने अनुभव का हाथ पकड़ लिया। डैडी मेरा बर्थडे आने वाला है। अरे हाँ, तुम्हारा तो बर्थडे आने वाला है। अनुभव ने मुस्कुराते हुए उसके सर हाथ फिरते हुए कहा। सबका ध्यान राधिका से हटकर उसकी तरफ हो गया। डैड इस बार मैं अपना बर्थडे बीच पर मानना चाहती हूँ, प्लीज डैड, आप बना तो नहीं करेंगे? हाँ हाँ, जैसा तुम कहो, अजय ने इस बार मुस्कुराते भी कहा। मेरी बहन कहे वो न हो, इस बार पार्टी बहुत शानदार होना चाहिए। मेरी संजना 18 साल की हो जाएगी। विजय ने मुस्कुराते हुए कांटे से अपना नाश्ता खाते हुए कहा। इधर राधिका चुपचाप नाश्ता कर रही थी, लेकिन उसकी मुठियाँ कसी हुई थी। तो भाई मुझे रुपए दीजिए, मुझे शॉपिंग करनी है, ये कहते हो अंजना में राधिका की तरफ देखा जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं दिख रहा था। वह अंदर ही अंदर गुस्से से तिलमिला उठी। उसने ये सब करने का मकसद यही था कि हमेशा की तरह राधिका उसे लड़ जाए और वह से बुरी बनाकर अच्छी बनी रहे। उसकी सौतेली माँ हैरान होकर राधिका को देख रही थी और बिल्कुल बदली हुई थी, बिल्कुल शांत, लेकिन ऐसा शांति जो तूफान आने की पहले की शांति होती है। विजय ने अपनी जेब से ब्लैक कार्ड निकालकर उसके हाथों में पकड़ाया। इसमें 5 लाख रुपए है, जो चाहे खरीद लेना। अंजना में जल्दी से कार्ड को चील की तरह झपट लिया। राधिका नफरत से मुस्कुराती उसे याद आ रहा था। स्कूल के समय उसे एक किताब लेनी थी, उसके पास एक किताब नहीं थी। रोज उसे से क्लास के बाहर खड़ा कर देते थे, उसे अच्छी तरह से याद था। जब उसके सर ने उसे लास्ट वार्निंग दिया था, अगर कल किताब लेकर तुम नहीं आई, स्कूल आने की जरूरत नहीं है, उसके टीचर में सबके सामने बेइज्जती करके उसे क्लास के बाहर खड़ा कर दिया। सभी उसको देखकर हंस रहे थे। मैं सबसे ज्यादा तेज हंसी संजना की थी, जिसकी आंखों और उसकी हंसी में उसके लिए तंज था। वह स्कूल से वापस आकर परेशान थी, किस कैसे मांगे। उसका फिर दोनों भाइयों से रुपए मांगना चाहा, उसकी हिम्मत नहीं हुई।
सिर्फ उसका एक बड़ा भाई था जो कभी कभी उससे बात कर लेता था। उसने सोचा कि कुछ रुपए अपने भाई से ले ले। वो अपने भाई के कमरे का दरवाजा खटखटाया। वह डरी हुई थी कहीं उसके पैसे देने के लिए मना न कर दे। कौन है? आ जाओ। अंदर से विजय की आवाज आई। राधिका दरवाजा खोल के अंदर आई। उसका भाई लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। उसने अपने शानदार भाई को देखा जो काम करते हुए बहुत ही हैंडसम दिख रहा था। वह धीरे कदमों से अपने भाई के पास गई। क्या बात है? विजय वैसे काम करते हुए कहा। भाई, 500 रुपये दे दीजिए। उसे अपने ही भाई से पैसा मांगते हुए बहुत शर्म आ रही थी। उस पर एक नज़र डाली। क्यों चाहिए? भाई, एक किताब लेनी थी। अजय ने अपने पास उठाया तभी उसका मोबाइल रिंग करने लगा। उसने फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ संजना थी। भाई, मुझे चोट लग गई है, जल्दी से आ जाए। विजय ने जल्दी से लैपटॉप रखा है और जल्दी से गाड़ी की चाबी उठाए और बाहर की तरफ निकलने लगा। राधिका ने उसे पीछे से आवाज लगाई, भाई पैसे। उसका बड़ा भाई उसके ऊपर चिल्ला पड़ा, क्या पैसे पैसे लगा रखी है? तुम्हें पैसे की पड़ी है? तुम एक मतलबी लड़की हो। सिवाय पैसे को तुम्हें कुछ और समझ में नहीं आ रहा है? किसी की परेशानी तुम्हें नहीं दिखती? निकल जाओ मेरे कमरे से। गुस्से से गाड़ी की चाबी लेकर विजय वहां से निकल गया। उस दिन स्कूल ना जाकर छोटे छोटे बाहर काम करने शुरू किया। उसने उससे बड़ी मुश्किल से मजदूरी करके 500 रुपये इकट्ठा करके किताब खरीदी। बस वही दिन था जब उसने अपना खर्चा खुद उठाना शुरू किया। उसे दिन का और आज का दिन था। उसने कभी किसी से 1 रुपया नहीं मांगा। लेकिन इसके बाद भी उन लोगों को लगता था कि वह एक नंबर की पैसे बर्बाद करने वाली, गलत काम करने वाली लड़की जो क्लब बुरे दोस्तों में पैसा लूटने वाली है। उन्होंने कभी किसी भी जानने की कोशिश नहीं की उसके पास पैसे आते कहाँ से हैं। राधिका अपनी यादों से बाहर आई। मैं कॉलेज जा रही हूँ। ये सबको देखे बगैर वहां से उठकर बाहर की तरफ चली गई। वह लोग उसको चुपचाप जाते हुए देख रहे थे। इधर संजना गुस्से से पर पटक के रह गई। उसने जो चाहा तो वह नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, उसको अपने बर्थडे वाले दिन उसकी औकात दिखाएंगे, ये सोचकर उसकी आंखें चमक उठी। इधर राधिका बस स्टॉप पर खड़ी थी। लड़के उसके आसपास घूम रहे थे। आसपास का काफी कॉलेज थे। वहां के स्टूडेंट उसे अगल बगल खड़े होकर उससे बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह हम सब पर ध्यान न देकर बस का इंतजार कर रही थी। तभी एक गाड़ी उसके पास आकर रुकी। राधिका, आओ जल्दी से। गाड़ी खिड़की का शीशा नीचे हुआ। उसने देखा ये जेब थी। वह अपने अब्बू के साथ थी। वह मुस्कुराती उठी। यही तो थी जो हर मुश्किल, हर परेशानी में उसका साथ कभी नहीं छोड़ती थी। वो गाड़ी का दरवाजा खोलकर बैठ गई। मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाई। ज़ैबा जोश भरी आवाज सुनाई थी। तुम कितनी खूबसूरत हो, ये तुम्हारी आंखों का रंग मैंने पहली बार देखा है। इतना प्यारा रंग क्यों छुपाया हुआ था? हाँ बेटा, तुम बहुत प्यारी लग रही हो, अशरफ अंकल ने मुस्कुरा कर कहा। चलो तुम दोनों को कॉलेज छोड़ता हूँ, मैं ऑफिस निकल जाऊंगा। जल्दी वो दोनों कॉलेज गेट के सामने दोनों गाड़ी से उतरने लगी। अशरफ गाड़ी से उतर आए। उन्होंने ज़ैबा और राधिका के सर पर हाथ फेरते के कहा, आज चलो, रात को पार्टी करते हैं। आज राधिका बिल्कुल नया अवतार में है। इस खुशी में क्यों ना तुम्हारी अम्मी से डिशेज बनाकर खाई जाए। वैसे भी कल संडे है। राधिका मुस्कुरा उठी। यही प्यार तो उसे अपने पिता से चाहिए। आज घर पर रुकते हैं। राधिका, मान जाओ। राधिका ने मुस्कुरा कर हाँ कहा। उसे भी उस जगह से निकलना था, कुछ अपने बारे में सोचना था। अल्लाह हाफिज। ज़ैबा राधिका का हाथ पकड़कर अंदर जाने लगी। तभी राधिका की आंखें खुली रह गई जब अशरफ के सर पर उसने लाल रंग धुआं देखा। अरे चलो ना, क्या कर रही हो? अच्छा अब्बू, मैं आपके ऑफिस से आ जाऊंगी, हम लोग साथ में घर चलेंगे, ज़ैबा ने जाते हुए अपने अब्बू से कहा। अशरफ ने कहा, ठीक है, तुम दोनों मेरे ऑफिस ही आ जाना, हम लोग वहीं से एक साथ घर को निकलेंगे। इधर राधिका सिर्फ अशरफ के ऊपर उस लाल धुएं को देखे जा रही थी। उसने जेब से पूछा, क्या तुमने अंकल के सर पर लाल धुआं दिख रहा है? ज़ैबा ने अपने अब्बू की तरफ देखा जो गाड़ी में बैठ रहे थे। नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं है।
अब जल्दी चलो, देर हो जाएगी। ये कहते हुए दोनों कॉलेज के अंदर दाखिल हुई। राधिका किसी से भी सामना करना नहीं चाहती थी, इसलिए सीधे वह दोनों क्लासरूम के अंदर दाखिल हो गई। क्लासरूम में अभी प्रोफेसर नहीं आए थे, एक शोर मचा हुआ था। राधिका ने देखा संजना लोगों में मासूम बनी बैठी थी, सब उसकी चमचागिरी भी लगे हुए थे। एलो माय गॉड जेब, ये खूबसूरत परी कौन है? एक मनचले की आवाज क्लासरूम में गूंज उठी। रचना दी 18 जुलाई 2025। राधिका ने सामने की तरफ नजर उठाकर देखा। ये कॉलेज का सबसे बदनाम ग्रुप था जो कि राधिका का था। ज़ैबा ने कुछ कहना चाहा, राधिका ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया और हाथ पकड़कर उसे सीट के बराबर बैठा दिया। राधिका ने एक नज़र उठाकर उन लोगों की तरफ देखा। हाय, क्या आंखें हैं, ये कहता वह मनचला अपने एक हाथ से सीने में रखकर सीना मलने लगा। वो उन सब ने ज़ैबा और राधिका की सीट को घेर लिया। वही संजना के बैठे मुस्कुरा रही थी। डार्लिंग, आप हमसे दोस्ती करोगी? वो लड़का राधिका के मेज के ऊपर बैठते हुए कहा। राधिका ने गहरी सांस ली। सीट से नीचे उतरो, उसकी आवाज़ सुनकर एक बार के लिए वो डर गया, लेकिन दूसरी पल मुस्कुराते हुए कहने लगा, अगर प्यार से तुम मेरे सीने पर अपना हाथ रख दो तो मैं उतर जाऊंगा, वरना मैं तो यहीं बैठा रहूंगा। वह बहुत गंदे तरीके से राधिका को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए देख रहा था। राधिका ने गहरी सांस ली की गर्दन को इधर उधर घुमाया और दूसरी पल जो हुआ सभी देखकर हैरान रह गए। वह लड़का जमीन पर गिरा पड़ा था। राधिका ने उसके सीने पर अपने पैर रख दिए। हुलिया बदला है, एटीट्यूड नहीं। ज़ैबा ने हंसते हुए कहा, क्या हुआ मजनू, अब कुछ नहीं बोलोगे? वो लड़के के सारे दोस्त 2 कदम पीछे हो गए। कौन कौन हो तुम? लड़के ने डरते हुए कहा। राधिका झुकी और उसके काला पड़कर उसको अपनी जगह खड़ा कर दिया। अपने गुरु को भूल गए हो? राधिका, क्या? क्लास में एक जोरदार आवाज सुनाई दी कि लड़कियों ने अपने कानों पर हाथ रख दिया। तुम झूठ बोल रही हो, मेरी गुरु ऐसी नहीं है। हाँ, राधिका उस ग्रुप की लीडर थी। ज़ैबा ने हंसते हुए कहा, मनीष, मैं यही तो तुम्हें इशारा कर रही थी, लेकिन तुम समझ नहीं, तुम्हें तो आशिक चढ़ी है, अपने ही गुरु से पंगा ले लिया है। क्या क्या सच में ये राधिका है? मनीष अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। क्या तुम्हें एक घुसा मुंह पर मरूं तब तुम्हें समझ में आएगा, मैं राधिका ही हूँ। इस पर राधिका ने झटके से उसका कॉलर छोड़ और अपनी जगह बैठे हुए कहा, अरे गुरुदेव, मैं आपको पहचान नहीं पाया, सॉरी, मुझे माफ कर दो। वह राधिका के कंधों को दबाने लगा। उसके सारे ग्रुप के लोग उसके आगे पीछे घूमने लगे। सभी उसे सॉरी बोल रहे थे। मनीष के कंधे को दबाते हुए कहा, लेकिन गुरुदेव, आपने अपने आप को बिल्कुल ही बदल लिया, मुझे नहीं पता था आप इतनी ज्यादा खूबसूरत है। राधिका ने उसके हाथों को अपने कंधे से हटाते हुए कहा, ये तो मुझे भी नहीं मालूम था। क्या? मनीष को उसकी बात समझ में नहीं आई। कुछ नहीं, राधिका धीमे लफ्जों में कहा। तभी प्रोफेसर आ गए और उन्होंने लेक्चर शुरू किया। तब उनकी नज़र राधिका पर गई। क्या आप न्यू एडमिशन है? मनीष झट से अपनी कुर्सी से खड़ा कर कहने लगा, सर, यह अपनी राधिका है। सर ने उसको ऊपर से नीचे देखा। मनीष, क्या हर वक्त मजाक अच्छा लगता है? कहाँ वह एक नंबर की गुंडी जिसे न पढ़ने का न उठने बैठने का सलीका है? कहाँ है और कहाँ यह इतनी सुंदर सी परी जैसी लड़की? सर, संभाल के, मनीष ने सर को चेतावनी देते हुए कहा। अच्छा है, वह आज वैसे नहीं आई, उसको देखकर मुझे घिन महसूस होती थी। उसके सर में मनीष की चेतावनी ना सुनकर बस अपने धुन में कहे जा रहे थे। वही क्लास में चुपचाप थी। राधिका का डर पूरे क्लास में था, सभी को पता था राधिका कितना लूज टेम्पर है। राधिका जब गुस्से में आती थी तो किसी को नहीं छोड़ती थी, क्या स्टूडेंट, क्या से और क्या प्रिंसिपल। इसी वजह से वह ज्यादा बदनाम थी और इसको हवा देने वाली उसकी बहन संजना थी। पूरे कॉलेज में उसके बारे में अफवाह फैले रहती थी। राधिका अपनी सीट से उठी और सर की तरफ देखकर कहने लगी, गुड मॉर्निंग सर। सर, ऋतु मैम कैसी है? आपकी मुलाकात होती रहती होगी ना? सर के माथे से पसीना आने लगा। सर, आपने जवाब नहीं दिया, राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा। सब लोग अपनी अपनी बुक निकालो। उसके सर जल्दी से अपनी पंथ से रुमाल निकालकर अपनी पसीना माथे का साफ करने लगे।
ऋतु उनकी मिस्ट्रेस थी और से पहले ही से शादीशुदा और 2 बच्चों के पिता थे। उसके बाद भी उनका चक्कर स्कूल की टीचर ऋतु से चल रहा था, जो सिर्फ राधिका को ही पता था। कुछ ही देर में उनका क्लासेस खत्म हो गई। राधिका ने जल्दी से अपने बैग पैक किया और जेब का हाथ पकड़कर तेजी से कॉलेज से बाहर जाने के लिए निकल पड़ी। इधर वो कॉलेज से बाहर वो दोनों जा रही थी, उधर दूसरी तरफ तेज अपने दोस्तों के साथ अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा था। उसने राधिका को पीछे से देखा और आंखें छोटी कर ली। उसके दोस्त ने उसके कंधे पर हाथ मारते हुए कहा, लगता है कि न्यू एडमिशन है, पीछे से फिगर तो बहुत ही खूबसूरत है, पता नहीं आगे से कैसी होगी। ये कहते हुए दोस्त एक दूसरे पर हाथ मार के हंसने लगे। उन दोनों ने टैक्सी पकड़ी और जल्दी ही अशरफ के कंपनी पहुंच गई। टैक्सी से उतर के वह लोग कंपनी के अंदर जाने लगी। उन दोनों ने देखा बाहर काफी भीड़ थी। कंपनी के बाहर पुलिस की ढेर सारी गाड़ियां थी। डॉन पुलिस वाले बाहर खड़े थे, वो किसी को अंदर जाने नहीं दे रहे थे। इतनी भीड़ क्यों है, पुलिस वाले इतने सारे क्यों हैं, क्या कुछ कंपनी में हुआ है? ज़ैबा ने डर से राधिका का कस के हाथ पकड़ लिया। वही राधिका का दिल अचानक किसी अनजाने खतरे से धड़क उठा। आप दोनों कहाँ जा रही है? अभी एक पुलिस वाले ने उन दोनों का रास्ता रोक लिया। सर, अंदर मेरे अब्बू हैं, मुझे उनसे मिलना है, ज़ैबा ने पुलिस वाले से कहा। आप दोनों अंदर नहीं जा सकती, पुलिस वाले ने उनको अंदर जाने नहीं दिया। देखिए सर, मैं अंदर, मेरे अब्बू है। और यह क्या हुआ आप लोग? जेब ने पुलिस वालों से पूछा। यह मैं नहीं बता सकता, लेकिन आप लोग अंदर नहीं जा सकती। सर प्लीज, मेरे अब्बू है। ज़ैबा इस बार रो पड़ी। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था, उसका दिल अजीब तरीके से धड़क रहा था, जैसे कुछ उसके अब्बू के साथ हुआ है। तभी राधिका ने पुलिस वालों को कहा, सर क्या 1 मिनट की हमारी बात सुनेंगे? पुलिस वाली ने राधिका को देखा तो उसकी आंखों में प्रशंसा उमड़ पड़ी। सर, आप शादीशुदा हैं? पुलिस वाले ने नासमझी में देखा। हाँ हूँ, मेरी एक बेटी भी है। तो सर, अब एक बेटी है तो एक बेटी की हालत क्यों नहीं समझ रहे, जब वह अपने अब्बू को नहीं दिखेगी? लेकिन बेटा, आप दोनों का अंदर नहीं जाने दे सकता है। प्लीज 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 प्लीज, हम दोनों के अंदर जाने दिए, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करने लगी। पुलिस वाले ने दोनों की बहुत रिक्वेस्ट करने पर दोनों को अंदर जाने दिया। ज़ैबा और राधिका लगभग दौड़ते हुए उनके ऑफिस में दाखिल हुई, लेकिन सामने का नज़ारा देखकर चिल्ला पड़ी। अब्बू, उसके अब्बू के हाथों में हथकड़ियां थी। ज़ैबा तेजी से अपनी अब्बू की तरफ बढ़ी, तभी पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया। ऑफिस पर काफी भीड़ लगी हुई थी, चारों तरफ अजीब अजीब आवाजें हो रही थी। डॉट अशरफ के हाथों में हथकड़ियां लगी हुई थी, उसके अब्बू सर झुकाए के खड़े थे, उनकी आंखों में आंसू थे। राधिका ने उसके पीछे आते हुए देखा कि उनके सर पर लाल धुआं अब और ज्यादा डार्क हो चुका था। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए, अपने कंपनी के सीक्रेट डॉक्यूमेंट किसको बेचे? कमिश्नर उनके अब्बू से शक्ति से पूछ रहा था। सर, मेरा यकीन करें, मैं डॉक्यूमेंट अपने सेफ के अंदर ही रखे थे, मुझे खुद नहीं पता कि वो डॉक्यूमेंट्स मेरे सेफ से कैसे गायब हो गए। अशरफ ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। आप झूठ बोल रहे हैं मिस्टर अशरफ, उसका पासवर्ड सिर्फ आपको पता था। आपके ऑफिस के अंदर आपके सिवा कोई नहीं जाता, तो आपके सिवा उस सेफ से डॉक्यूमेंट कैसे गायब हो सकते हैं? कमिश्नर ने तेज आवाज से चिल्लाते हुए कहा। वही आप ऑफिस के लोग आपस में बात कर रहे थे, देखने में कितने शरीफ थे मैनेजर साहब, लेकिन पैसों की लालच में उन्होंने कंपनी के डॉक्यूमेंट्स बेच दिए। तरह तरह की बातें सुनाई दे रही थी। अशरफ एक इज्जतदार इंसान थे, उन्होंने सारी जिंदगी इज्जत से गुजर रही थी, उन्हें जेल जाने से ज्यादा उन सब की बातें अंदर ही खा जा रही थी। नहीं कर, मेरे अब्बू बहुत ही शरीफ और एक नेक इंसान है, वो कभी किसी हराम काम में हाथ नहीं लगते, वह किसी का आज तक 1 रुपया नहीं मारा, तो वह इतने बड़े डॉक्यूमेंट को कैसे चुरा सकते हैं? ज़ैबा ने रोते हुए पुलिस कमिश्नर से कहा। हर बच्चे को अपना पिता हीरो ही लगता है, लेकिन वो हीरो होते नहीं है, कमिश्नर ने एक सख्त निगाह अशरफ पर डालते हुए कहा। राधिका का इस दौरान चुपचाप खड़ी थी, तभी एक शोर उठा। चेयरमैन साहब आ रहे हैं। सामने देखा, ढेर सारे बॉडीगार्ड के बीच में अध्यक्ष चले आ रहे थे। चेयरमैन,
49 से 50 के दरमियान के लंबे कटकाठी के थे। उनके चेहरे पर एक तेज था। इस उम्र होने के बाद भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट और फिट दिख रहे थे। उनकी शख्सियत ऐसी थी कि सब पर छा जाए। राधिका भी इम्प्रेस नजर आ रही थी। अल्पविराम डॉट। क्या हुआ कमिश्नर, कुछ पता चला? अध्यक्ष जाकर वहां एक सोफे पर जाकर बैठ गए। अभी कुछ भी पता नहीं है, कमिश्नर ने सर झुकाते हुए कहा। अशरफ ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा, सर, आप मुझे बहुत सालों से जानते हैं, मैं ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। अध्यक्ष ने एक नज़र अशरफ पर डाला। कमिश्नर, ठीक से तहकीकात करो, मुझे लगता है अशरफ ने कुछ नहीं किया। मैं अशरफ को अच्छी तरह से जानता हूँ, वह एक ईमानदार और एक नेक इंसान है। उसकी बात सुनकर कमिश्नर ने कहा, लेकिन सर, सारे सबूत अशरफ के खिलाफ है। अशरफ को अपने चारों तरफ अपने खिलाफ उल्टी सीधी बातें सुनने को मिल रही थी। कोई उन्हें चोर बोल रहा था, तो कोई गद्दार। उनके कदम में लड़खड़ा गए। राधिका ने जल्दी से उनका हाथ पकड़ लिया। अगले ही पल राधिका का की आंखों के सामने टीवी की तरह बहुत बड़ी सी पिक्चर अशरफ के सर पर दिखने लगी। वो पिक्चर इस तरह उन पर ऊपर दिख रही थी। वो इस तरह देख रही थी जैसे वह टीवी देखती है। उसने देखा कि अशरफ के कमरे का दरवाजा खुला, कोई आया और उसने में एक पोट फूलों से भरा रखा। फिर वह दरवाजा खोलकर बाहर चला गया। तभी अशरफ अंदर आए और अपनी कुर्सी पर बैठे और कुछ करने लगे। तभी उनका फ़ोन रिंग हुआ। उन्होंने बात सुनी और उन्होंने डॉक्यूमेंट सेफ में रखा और बंद करके फ़ौरन निकल गए। तभी वहाँ का सीन चेंज हुआ। उसने देखा कोई नीले सूट में अंदर उनके ऑफिस के अंदर दाखिल हुआ। राधिका को उसकी पीठ दिख रही थी, उसका चेहरा उसमें साफ नहीं दिख रहा था। उस इंसान ने जल्दी सेफ खोली और डॉक्यूमेंट को अपने कोट के अंदर छुपाए और कोट को ठीक किया। आसानी से ऑफिस से बाहर निकल गया। राधिका उसका चेहरा को देखने कोशिश करती, लेकिन उसे स्क्रीन पर उसका चेहरा नहीं दिखा, सिर्फ उसके हाथों पर एक टैटू बना था जिस पर एम गुदा हुआ था। तभी राधिका को तेज झटका लगा और वह पीछे की तरफ 2 कदम हो गई। इधर अशरफ को पकड़ के कमिश्नर ले जाने लगे। तभी राधिका तेज आवाज में चिल्लाई, रुक जाइए, मुझे पता है कि डॉक्यूमेंट किसने चुराए हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आप आगे के सभी पार्ट्स और बाकी लेटेस्ट स्टोरीज मिस नहीं करना चाहते तो टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें। कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है, क्लिक करें और तुरंत जुड़ जाएं। पिन्ड मैसेज चेक करना न भूलें। फिर मिलते हैं अगली शानदार कहानी के साथ। तब तक सुनते रहिए और एंजॉय करते रहिए।